हेलो एवरीवन, फ्यूचर नर्सेज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। बेसिकली आपने कभी सोचा है कि जब भी हार्ट अटैक वगैरह होता है या फिर आपके जो है हार्ट फेलियर हो जाता है या इंजाइना जो कि चेस्ट पेन के नाम से जाना जाता है, ये सब जितनी भी ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंडीशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका जो मेन कॉज होता है, आपने सुना होगा कि प्लाक फॉर्म हो जाता है आर्टरी के अंदर, क्या होता है क्लॉट हो जाता है। कई सारे नाम से हम इसको सुनते हैं, या फिर कई लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है जम जाता है। तो इसके बारे में जो ये आप सुन रहे हैं, जो इसका मेन कारण के बारे में आप सुनते हैं कि हार्ट अटैक का ये कारण होता है, तो ये बेसिकली जो यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी इसको दिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस का दिया गया है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। बिकॉज जब तक हम एथेरोस्क्लेरोसिस को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली क्लासेस को हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी, जब आपने सुना कि कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोनरी को समझ लेते हैं। कोरोनरी क्या है? आपका कोरोनरी की जो होती है आपकी आर्टरी होती है, जो कि हार्ट आर्टरी भी बोली जाती है। और ये बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट के ऊपरी लेयर, जो आपका ऊपरी सतह है, पेरिकार्डियल लेयर है, उसके ऊपर ये कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है। और इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करना होता है। हमारा हार्ट क्या करता है? हमें थ्रू द पंपिंग हमारे सिस्टम को ब्लड प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा बॉडी फंक्शन कर पाता है। बट आपका जो हार्ट है उसको भी तो फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन और एनर्जी की जरूरत है। तो उसको जो न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन होता है? कोरोनरी आर्टरी होती है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसको ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, और कोरोनरी वेन्स भी पाई जाती हैं ताकि जो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको वो वापस ले जा सके। तो इनको जो बेसिकली कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन के थ्रू जो फंक्शन हो रहा है ब्लड का टू दी हार्ट, इसको कोरोनरी सर्कुलेशन भी बोला जाता है, जो कि हम एनाटॉमी में डिस्कस कर चुके हैं। So what is coronary atherosclerosis? When we are talking about the definition of the atherosclerosis, so basically in this we can write there is a plaque formation or fatty deposition in the coronary artery. So here you can see, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक नॉर्मल आर्टरी है जिसका डाइसेक्शन करके आपको दिखाया गया है। इंटर जो अंदर का पोर्शन है, इनर पोर्शन है, उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लियर है, देयर इज नो any occlusion. Okay, but in this, here you can see in a yellow color, this is a fat deposition in the coronary artery. और ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? आपकी नैरो कर दे रही है कोरोनरी आर्टरी को। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ का डायमीटर और यहाँ का डायमीटर क्या हो रहा है? डायमीटर में यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है डायमीटर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। इसकी वजह से क्या होगा? जो ब्लड हमारी कोरोनरी आर्टरी में फ्लो हो रहा था, अब वो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये नैरो हो गई फैट डिपोजिशन की वजह से, तो ब्लड जो है अभी वो कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में उसका जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब फ्लो डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? आपके हार्ट को ब्लड कम मिलने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? लीड टू करता है चेस्ट पेन, एंजाइना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो आगे चल के हार्ट अटैक का भी कारण बनती है। When we are talking about the causes कि क्या क्या कारण हैं आपके जो है बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस के, कैसे ये डिपोजिशन हो जा रहा है आर्टरी के अंदर, तो इसमें कुछ कारण आप देख पा रहे हैं। हाइपरटेंशन, मतलब जिसको हाई बीपी है, डायबिटीज जिसको शुगर की बीमारी है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसके जो है मेन कारण होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते। तो कैसे ये डिपोजिशन करता है इसको हम समझेंगे। स्मोकिंग की अगर बात करें तो स्मोकिंग में क्या होता है? निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि बहुत ही जो केमिकल जो है ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली आपके एपिथेलियल लेयर को डैमेज करते हैं, मींस आपकी जो आर्टरी के अंदर की लेयर है उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहां पे लिपिड का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, जो लिपिड है वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सेम विद दी हाई ब्लड प्रेशर पीपल, इसमें क्या होता है, जब किसी का हाई बीपी है तो डायरेक्टली जो फोर्स अगेंस्ट द आर्टरी जा रही है वो इंक्रीज हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, एपिथेलियल लेयर डैमेज होगी। और जब एक बार वो डैमेज हो जाती है एपिथेलियल लेयर, तो वहां पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का विद इन दी आर्टरी। देन थर्ड हम बात करते हैं डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो ये पीपल बेसिकली क्या होता है, इनका जो ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है और इनका जो ब्लड की थिकनेस है वो ज्यादा इंक्रीज है, इसकी वजह से इनका जो स्लोअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से क्या है, ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं ऑक्लूजन के एंड फैटी डिपोजिशन के।
देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं या ओबेज हैं, ज्यादातर लोग क्या है ओबेसिटी का शिकार बन जाते हैं अगर वो ज्यादा लेजी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, बैठ के काम करते हैं, तो उनका फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है लाइक एब्डोमेन एरिया में बेसिकली। तो वो क्या करता है एट लास्ट जो है वो प्रेशर इंक्रीज करता है और फैटी डिपोजिशन आर्टरी में भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे जो बेसिकली कॉजेज की बात करें तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि कॉज करते हैं ऑक्लूजन इन दी आर्टरी। So when we are talking about the risk factors of the atherosclerosis, high blood pressure, age की वजह से, इंक्रीज एज की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ क्या होता है हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है उनका भी फंक्शन डिक्रीज होता जाता है और ग्रेटर चांस होता है, रिस्क डेवलप होता है डिजीज कंडीशन का। ओके, जेंडर की जब हम बात करते हैं तो क्या देखा गया, ज्यादातर कोरोनरी आर्टरी मेन में ज्यादा देखा गया है इन कंपैरिजन टू विमेन। देन फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री ही में ही पहले से कार्डियक एसोसिएटेड पहले से डिजीज कंडीशन पाई जा रही हैं, तो आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन को भी देयर विल बी अ चांसेस टू हैव दी रिस्क टू डेवलप दी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो आगे चल के उनको भी होने का खतरा है। स्मोकिंग मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Next, we are talking about the others risk factors. So they are a high blood cholesterol level. Basically जो आपका LDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी वजह से ज्यादा ग्रेटर चांसेस बनते हैं आगे एथेरोस्क्लेरोसिस के। देन डायबिटीज हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन हाई स्ट्रेस कैसे कॉज करता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। बेसिकली जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसके जो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, होमोस्टैटिस है और हार्मोनल प्रोडक्शन है, वहां पे वो कहीं ना कहीं चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। जब एक बार लिपिड मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है तो वो आगे चल के ऑक्लूजन का कारण बनता है। देन फिजिकल एक्टिविटी हम पहले पढ़ चुके हैं। अनहेल्दी डाइट, अगर हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें बहुत सारा फैट है, बहुत सारा सॉल्ट एंड शुगर है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ सेचुरेटेड फैट भी है उसमें, तो ये आगे चल के क्या करता है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण बनता है। कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट कंडीशंस को, हार्ट डिजीज को। सो यहाँ पे हाई ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है अगर वो ज्यादा है, ब्लड में इंक्रीज है, तो आगे चल के ये क्या करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज कर सकता है, स्पेशली ये विमेन में पाया गया है। अल्कोहल यूज की अगर बात करते हैं, अगर हैवी अल्कोहल कोई ले रहा है तो वो हार्ट मसल उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो डैमेज करती है हार्ट मसल को, एंड वो कंडीशन वर्सन होने के बाद वो कैसा आपके चांसेस इंक्रीज कर देती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशन की। प्री इक्लेम्सिया की जब हम बात करते हैं तो प्री इक्लेम्सिया जो है वो बेसिकली जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डेवलप करती हैं ये कंडीशन, जब उनमें ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली। बट उस टाइम पे वो आगे चल के उनके लाइफ में एक रिस्क डेवलप हो जाता है हार्ट कंडीशन, लेटर इन लाइफ देयर विल बी अ चांसेस टू हैव दी हार्ट कंडीशन। देन हम बात करें होमोसिस्टीन की। होमोसिस्टीन जो है बेसिकली हमारी बॉडी में पाया जा रहा है अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी टिश्यूज को डेवलप करने के लिए। बट अगर इसका लेवल हाई है, होम्योसिस्टीन का लेवल अगर हाई है, तो ये कॉज कर सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। देन हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन। ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन जो कि ऑटोमेटिकली जो है हमारे ड्यू टू इम्यून सिस्टम हमारे हमको होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस की या ल्यूपस की। तो इन ऐसे पेशेंट में जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है उनको ज्यादातर रिस्क होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होने का। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। हमने बात कर ली एटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर्स की, क्या क्या कारण होते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे अगर किसी को कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसका डेवलप हुआ है, जिसका फैटी डिपोजिशन आर्टरी में हो रही है और आगे चल के उसको एक बड़ी बीमारी की संभावना बन सक रही है, तो उसको हम बात करेंगे कि सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां तक हमें बात है कि जब हमारी कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हमें ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा बिकॉज इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है हार्ट को, ओके, जिससे हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। देन हार्ट अटैक, आगे चल के अगर कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाता है आर्टरी जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जा रही है तो वो हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है। और हार्ट अटैक की जब आप कंडीशन की बात करते हैं तो उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है, क्रशिंग प्रेशर होता है और कंजेशन फील होता है चेस्ट एरिया में। और उसका पेन क्या है, पेन जो है बेसिकली नेक से होता हुआ, शोल्डर से होता हुआ, जॉ से, थ्रस्ट से होता हुआ, शोल्डर से होता हुआ वो आपके जो है लेफ्ट आर्म तक जाती है एंड फिंगर तक हमें उसकी जो है पेन का जो रेडिएशन है वो फील होता है।
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, तो बेसिकली जब एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म शुरू होता है, फॉर्मेशन उसका शुरू होता है, जब आपकी आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुई होती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टी सबसे पहले अराइज होती है। फिर इसकी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी विद द टाइम इंक्रीज होती जाती है, और जब इसका वर्जन रूप हो जाता है, तो वो जब बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है, ऑक्लूजन बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे ये क्या करता है, एंजाइना कॉज करता है। और एंजाइना का नेक्स्ट स्टेप एमआई जो आपका पढ़ेंगे हम हार्ट अटैक में, तो हार्ट अटैक जब हम पढ़ेंगे, एमआई पढ़ेंगे, एंजाइना पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल में साइन एंड सिम्टम्स की डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जब भी ये पेन होता है, आपका एंजाइना का जो पेन होता है, वो आपका रेडिएट होता है हार्ट से लेके आपके नेक एरिया से आपका जो है ये जॉ से होता हुआ शोल्डर को और लेफ्ट हैंड तक ये पेन जो है बेसिकली जाता है। ये पेन बहुत ही शार्प होता है। इस टाइम पेशेंट जो है अपने आप को बहुत फटीग महसूस करता है, वो काम करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती है, इवन वो मूव नहीं कर सकता। और साथ में जो है बहुत ही ज्यादा इसका जो प्रेशर होता है उस समय पे बहुत ज्यादा पेशेंट का इंक्रीज होता है। कई बार वो डिजीनेस भी फील करता है या ब्लैक आउट हो जाता है पेशेंट। सो नाउ विल टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स जांचें, क्या क्या जांचें की जाती हैं जब भी हार्ट अटैक की बात करी जा रही है, किसी भी आप डिजीज कंडीशन की बात कर लो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन की बात कर लो, तो क्या क्या जांचें हार्ट के लिए की जाती हैं जिससे हम पता कर पाते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आया है, हार्ट पे क्या डिस्टर्बेंस है। तो उसको पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या जांचें की जाती हैं, तो सबसे पहला जो बेसिक जांच है वो है ईसीजी, जिसको आपने कई बार सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे हम चेस्ट पे जो है 6 लीड्स प्लेस करते हैं और 4 जो है हम अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में प्लेस करते हैं। टोटल 10 लीड्स की प्लेसिंग होती है, और ये बेसिकली आपके रीडिंग को आपके हार्ट के रीडिंग को देखती हैं कि आपका हार्ट जो है कंडक्शन में उसमें क्या इशू है, कहाँ पे वो कहाँ पे वीक है, कहाँ पे उसका फंक्शन प्रॉपरली है। तो थ्रू द रीडिंग जो है इसमें डॉक्टर्स पता कर पाते हैं, और देख के मेडिकल पर्सन पता कर पाते हैं कि एक्चुअली जो हार्ट के किस एरिया में जो है फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है। इससे ये आइडिया लग जाता है। देन सेकंड हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राम की। इकोकार्डियोग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, बेसिकली ये जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, जिसमें हम साउंड्स भी सुन पाते हैं, है ना। इसमें हम साउंड्स भी सुन पा रहे हैं हार्ट का कि वो कैसे रिदम कर रही है। साथ में जो है यहाँ पर ये इमेज जो होती है, जेल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जेल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे हैं मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, कि आपका हार्ट में कहाँ पर कहाँ पे इनलार्जमेंट है, कौन सा एरिया बढ़ा हुआ सा दिख रहा है, या कहाँ पर जो है ब्लड फ्लो जो है वो बेसिकली बैक फ्लो हो रहा है, या ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। सो कंट्रास्ट के थ्रू हम ये सब भी देख पा रहे हैं, और साथ में उसकी रिदम भी हम सुन पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली साइज एंड शेप देख सकते हैं, कलर कंट्रास्ट या फिर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड भी देख सकते हैं, और मेजरमेंट ऑफ दी पर्टिकुलर जो एट्रिया है या फिर आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनके जो पर्टिकुलर मेजरमेंट भी हम इसके थ्रू कर पाते हैं, जिससे हमें आइडिया लग पाता है कि एक्चुअली में क्या अंदर क्या डिस्टर्बेंस चल रही है। थर्ड हम देख रहे हैं स्ट्रेस टेस्ट। तो बेसिकली जो भी ये हम अभी तक हमने पढ़ा ईसीजी के बारे में या इको कार्डियोग्राम के बारे में, ये और अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस टेस्ट, जो कि आपको टीएमटी भी बोला जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट भी बोला जाता है। ये कैसे हैं, ये नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक है, इवोल्यूशन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रिक नहीं कर रहे हैं बॉडी में, है ना। तो ये नॉन इन्वेसिव में आते हैं। तो अब जब बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट की, तो स्ट्रेस से ही आपको समझ में आ रहा है, इसमें हम पेशेंट को स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसको ट्रेडमिल टेस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये उन पेशेंट्स के लिए है बेसिकली, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं, डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट जैसे अब उन्होंने कुछ ज्यादा ट्रैवलिंग कर ली या फिर कोई भी ऐसा जो है भारी काम कर लिया, हैवी वर्क कर लिया, तो उन्हें कभी कभी वो डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होता है। तो ऐसे पेशेंट को खास करके जो हम प्रिफर करते हैं वो ट्रेडमिल टेस्ट प्रिफर करते हैं। इसमें क्या होता है, बीपी कफ जो है लगा रहता है हाथ में, और साथ में जो चेस्ट लीड्स भी लगी होती हैं, और साथ में हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं, और उसके साथ उनके हार्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब वो हार्ट पे जो है ज्यादा मतलब हैवी वर्क पड़ रहा है, तो उसके साथ में हम क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इवेलुएट कर पाते हैं, और हम जान पाते हैं कि जब वो पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो वर्क लोड हार्ट में अगर पड़ रहा है तो उस टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम टीएमटी भी प्रेफर करते हैं।
सो नाउ विल टॉक अबाउट द इन्वेसिव प्रोसीजर्स। इन्वेसिव प्रोसीजर्स का मतलब होता है जब हम बॉडी कैविटी में प्रिक कर रहे हैं या कोई भी चीज इंसर्ट कर रहे हैं तो वो उसके थ्रू हम जांच कर रहे हैं तो वो आपके इन्वेसिव में आ जाते हैं। इन्वेसिव में आपके ब्लड टेस्ट भी आ जाते हैं जिसमें हम ब्लड टेस्ट यहाँ पर हम आपका जब बात करते हैं तो LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसरीन लेवल ये सब की जांचें भी कराते हैं। साथ में हम जब बात करते हैं यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड एंजियोग्राम की बात करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कैथेटर का यूज होता है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बेसिकली फीमोरल से इंसर्ट करते हैं उस कैथेटर को या फिर रेडियल आर्टरी से इंसर्ट करके हार्ट तक ले जाते हैं और वहां पर ले जाके हम बेसिकली जो है कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करके आर्टरी में हम देखते हैं कि आर्टरी में बेसिकली कहाँ पे ऑक्लूजन है ना, किस आर्टरी में जो है कोरोनरी आर्टरी में कहाँ पे पर्टिकुलर ऑक्लूजन आया है, कहाँ पे जो है उसका जो पाथवे है वो कहाँ पे क्लोज हो रहा है, वहां पर हम डायरेक्टली थ्रू द दिस प्रोसीजर एंजियोग्राम, ये क्या है इसका जो पिक्चर है वो हम जब भी इंसर्ट कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम इसमें कैमरा अटैच होता है और हम वॉल पे और स्क्रीन जहाँ पे लगी होती है उस पे हम देख पाते हैं कि हमारा वायर कहाँ तक जा रहा है और ये जो वायर है ये साथ में हमें फोटो भी प्रोवाइड करता जाता है और कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि बेसिकली कहाँ पर किस एरिया में और कितना डायमीटर की बात करेंगे आप, डायमीटर एंड कितनी लेंथ पे जो है वो आर्टरी जो है वो डिफेक्ट है। तो ये आप इन्वेसिव प्रोसीजर जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन कहा गया है इसकी जांच के थ्रू हमें पता चलता है। इसमें कई बार क्या होता है डाई भी यूज होता है, जैसे यहाँ पे कंट्रास्ट आप देख रहे हो तो कंट्रास्ट जब यूज करके हम देखते हैं तब इसको एंजियोग्राम भी बोला गया है। देन हम बात करते हैं सीटी की। सीटी स्कैन आप सबने सुना होगा जिसको कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी भी बोला जाता है। ये आपकी टेक्निक है जिसमें हम आपका क्या 3D पिक्चर शो करती है और बेसिकली जो है ये आर्टरीज को शो करती है कि कैल्शियम डिपॉजिट कहाँ पर है आर्टरी में और कहाँ पर जो है आर्टरी बेसिकली नैरो हो रही है। और यहाँ पे बेसिकली जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम ज्यादातर जो प्रिफर करते हैं आजकल, हम जो ज्यादातर प्रिफर करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशन में, हार्ट अटैक की कंडीशन में, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में हम ज्यादातर जो है आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू सीटी स्कैन। सो नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि सर्जिकली हम कैसे जो फैट डिपोजिशन हो चुका है उसको मेडिकली कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सर्जिकली कैसे करेक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट हम जानेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, कौन सी और डिजीज कंडीशन होने के चांसेस होते हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि इसको हम कैसे मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की तो जैसे मैंने बताया कि जब हमने बात करी थी कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है, लिपिड जो है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है आपका LDL, लाइपो डेंसिटी आपका जो लो डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन होता है, इसके थ्रू बेसिकली जो डिपोजिशन आर्टरी में हो चुका है और प्लाक फॉर्मेशन हो चुका है तो उसको करेक्शन करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए डिपोजिशन को कुछ जो फिजिशियन ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे, वो ड्रग्स में कॉमनली आते हैं स्टैटिन्स, ठीक है, एंड नियासिन, फाइब्रिलिट्स एंड बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। ये बेसिकली जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को जो फैट डिपोजिशन है उसमें मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। देन ये सबसे कॉमन डिजीज सबसे कॉमन जो हमने एस्पिरिन मेडिकेशन कई बार सुनी होगी। एस्पिरिन जो है हमेशा हार्ट कंडीशंस में प्रिस्क्राइब की जाती है जो कि ब्लड थिनर का काम करती है, जिससे कि क्या है क्लॉट जो फॉर्म हो चुका है या फॉर्मेशन हो रहा है सो वो क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट कर पाए, है ना। जब ये एस्पिरिन है वो क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करती है ताकि क्लॉट फॉर्म ना हो। देन बीटा ब्लॉकर की बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग भी बहुत कॉमन ड्रग्स हैं हार्ट कंडीशन में जो कि क्या करती हैं आपके स्लो करती हैं हार्ट रेट को एंड डिक्रीज करती हैं ब्लड प्रेशर को। जाहिर सी बात है जब बहुत ही ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर उस समय जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और उस टाइम पे बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रही हैं वो ब्लड प्रेशर को लोअर कर रही हैं और हार्ट रेट को भी वो बैलेंस करने का काम करती हैं। और अदर ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ही आपको समझ में आ रहा है ये क्या कर रही है, कैल्शियम को ब्लॉक कर रही है। कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बट ऑलरेडी जब आपका हार्ट है वो क्या है स्ट्रेस में है और वो क्या हो रखा है बहुत स्ट्रेस में जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो उसको क्या करना है रिलीज करना है। तो हम कैल्शियम का जो लेवल है कैल्शियम को ब्लॉक अगर कर देंगे तो उससे क्या होगा उसको कॉन्ट्रैक्शन लेवल में कमी आएगी जिसकी वजह से क्या होगा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा और हार्ट रेट भी आपका डिक्रीज होगा। जो कई बार क्या होता है कैल्शियम चैनल प्रेफर किया जाता है बट जो पेशेंट कैल्शियम चैनल नहीं ले सकते, उनको नहीं दिया जा सकता, तो उनको हम लोग फिर बीटा ब्लॉकर्स देते हैं।
तो और कई बार साथ में भी बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों साथ में भी प्रेफर की जाती है। अब हम बात करते हैं रेनोलेजिन की। रेनोलेजिन आपकी एंटी एंजाइनल ड्रग कहलाती है, जो कि चेस्ट पेन को रिलीज करती है। देन हम बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक कॉमन ड्रग है। ये बेसिकली क्या करती है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है, आपने सुना होगा कि ये क्या, आपकी जो हार्ट है, हार्ट की जो आर्टरी है वो क्या हो रही, नैरो हो रखी है। नैरो हुई है तो उसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर क्या होता है, डिक्रीज हो रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो की कमी हो रही है। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या कर रहा है, आपका जो नाइट्रोग्लिसरीन है, ये डायलेशन, जो आर्टरी का डायलेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन उसमें ज्यादा हो रखा है, उसको रिलीव करता है, जिससे उसका जो डायलेशन है वो इंक्रीज होता है, और साथ में इंप्रूव होता है ब्लड फ्लो का, और डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर। ओके। देन हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की। ये आपकी बेसिकली जो एंजियोटेंसिन जो ड्रग है वो क्या करती है, कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, इसमें बेसिकली ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, और ये सिमिलर ड्रग है डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का भी काम करती है, और जो प्रोग्रेशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, उसको भी ये रोकती है बेसिकली। अब हम बात करते हैं सर्जिकल करेक्शन, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट की। जब हम बात करते हैं कि सर्जिकली कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जब डिपोजिशन पूरी तरीके से हो चुका है और पूरा ऑब्स्टेकल फॉर्म हो चुका है और ब्लड फ्लो जो है वो इंटरप्शन हो चुका है, तो उस टाइम पे हम कैसे मैनेज करते हैं। हम फर्स्ट जो आपका, हम कुछ यहाँ पे सर्जिकल करेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें मेन है आपका कोरोनरी आर्टरी स्टंटिंग। स्टेंट को डाला जाता है, मेटल के बने हुए होते हैं ये स्टेंट, और कई बार इनमें मेडिकेशंस भी होती है। तो ये स्टेंट को कहाँ पर प्लेस करते हैं, जहाँ पे ऑक्लूजन है वहां पर प्लेस करते हैं। फैटी डिपोजिशन को ये क्या करती है, कट कर देती है, डिसॉल्व कर देती है, और साथ में जो ये मेडिकेशन है, उसको मेडिकेशन को, ये स्टंट जो है वो मेडिसिन को रिलीज करती रहती है, ताकि नेक्स्ट जो है एज अ फॉरेन बॉडी रिएक्ट करके हमारी बॉडी वहां पर कोई क्लॉट फॉर्म ना कर दे। तो स्टंटिंग के थ्रू हम जो पर्टिकुलर जो आपके डायमीटर ऑफ कोरोनरी आर्टरी है उसको मेंटेन करते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रोसीजर था। सेकंड आपका है कोरोनरी बाईपास सर्जरी, कई बार इसको सीएबीजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही लंबे टाइम की या लॉन्ग सर्जरी होती है, जिसमें कि आपका जो बेसिकली जो पर्टिकुलर जो साइट है, पर्टिकुलर जो कोरोनरी आर्टरी की साइट है, चाहे वो आरसी है या आपकी एलसीए है, उस ब्रांच को पर्टिकुलर जहाँ पे ऑक्लूजन आ रखा है वहां पे उसको कट करके रिप्लेसमेंट इम्प्लांटेशन दूसरी आर्टरी का किया जाता है, और एक बाईपास रास्ते के थ्रू उसका जो है एक पासवे जो है पैसेज बनाया जाता है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर हो सके। जब हम बात करते हैं एंजियोप्लास्टी की, या फिर इसको आजकल पीटीसीए के नाम से भी जानते हैं, जिसको पार्टिक्यूनियस कोरोनरी रीवैस्कुलराइजेशन भी बोला जाता है। पीटीसीए काफी आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। तो इस पीटीसीए में जो बेसिकली एंजियोग्राफी जब हम करते हैं, एंजियोग्राफी के टाइम पे जब हम देखते हैं कि कहाँ पर पर्टिकुलर ब्लॉकेज हो रखा है आर्टरी के कौन से एरिया में, उसी टाइम पे हम बैलूनोप्लास्टी भी कई बार इसको बोला जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, थ्रू द स्टंटिंग, थ्रू दी दैट एंजियोग्राफी जो आपकी है, थ्रू एंड एट द टाइम ऑफ दैट ओनली हम सेकेंडली परफॉर्म करते हैं एंजियोप्लास्टी को। इसमें हम जो है बैल्यून का थ्रू, एक कैथेटर होता है, उसको हम प्लास्ट कर देते हैं, मतलब वहां पे उस प्लेस पे जहां पे ऑक्लूजन हो रखा है वहां पर उसको हम इम्प्लांट करते हैं, और जो कोरोनरी का डायमीटर है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। तो जैसा मैंने आपको समझाया, ये आपका पीटीसीए प्रोसीजर है, जिसमें एंजियोप्लास्टी बोला जाता है या बैलूनोप्लास्टी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये आपका पर्टिकुलर जो कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के थ्रू, जो कि फीमोरल के थ्रू या रेडियल के थ्रू इंसर्ट करके हम लेके आते हैं, पर्टिकुलर जो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हम यहाँ पर, जहाँ पर ये फैटी डिपोजिशन है वहां पर जाके इसको क्या करते हैं, बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं। इन्फ्लेट करके हम इस डायमीटर को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो पर्टिकुलरली जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन हो पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी, यहाँ पर ये क्या है, मेटल के स्टेंट है, तो ये आपकी कोरोनरी स्टेंटिंग में आती है। यहाँ पे हम मेटल के थ्रू इसके डायमीटर को मेंटेन कर रहे हैं, और जो ये मेटल है आपका, जो ये आपका स्टंट है, ये बेसिकली जो है आपके ये कुछ जो है मेडिकेशन ये रिलीज करते रहते हैं, जिससे कि जो है आपके आसपास जो यहाँ पर है, ये कोई भी नेक्स्ट फैटी डिपोजिशन या फिर जो है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो पाए।
जब कोरोनरी आर्टरी बाईपास की सर्जरी की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुकी जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है काफी लॉन्ग ड्यूरेशन की सर्जरी होती है, और जब एक से ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट हो चुके हैं, जब हम एंजियोप्लास्टी या पीटीसीए के थ्रू या स्टंटिंग के थ्रू उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन एट लास्ट हमारी ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी जहां पर ब्लॉकेज आ चुकी है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज आ चुकी है पर्टिकुलर एरिया में। सो जब ये ब्लॉकेज आ चुका है आपका यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एनास्टोमोस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एनास्टोमोस कर देंगे, इनको यहाँ से हम टैग कर दे रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरा जो है दूसरे बॉडी के पार्ट से हम वेसल, दूसरी वेसल को यहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक नया रास्ता, यहाँ पर एक नया रास्ता हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लो है, पाथवे है, एक नया पाथवे तैयार हो जाता है, एक सबवे हाईवे की तरह तैयार हो जाता है, और वहां से फिर जो है हमारा हार्ट का जो है सप्लाई, ब्लड का सप्लाई बना रहता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आगे हम चल के हार्ट अटैक या फिर हम हार्ट फेलियर, एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करते हैं, एंजाइना की बात करते हैं, अरिदमिया की बात करेंगे। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो अराइज होते हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस के थ्रू ही होते हैं, इसलिए उनको समझने के लिए आज ये आपको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है, बिकॉज इट्स अ मेन इटोलॉजिकल फैक्टर जो कि जिससे हमारा जो है ये सारे कंडीशन डेवलप होते हैं, हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर एंड अरिदमिया। अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट कंडीशन को, अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के कुछ ना कुछ करेक्शंस कर सकते हैं, और जिससे हमारा इन फ्यूचर जो है डिक्रीज चांसेस जो है वो कम रहे, रिस्क फैक्टर्स हमारे रिस्क जो है कम रहे डेवलप होने के हार्ट कंडीशंस। तो बेसिकली इसमें हमें क्या, हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने बॉडी को एक्टिव रखना है, हेल्दी फूड लेना है, और साथ में हमें जो शुगर लेवल है या फिर अदर जांचें हैं वो जांचें कराती रहनी है, ताकि हमें इनिशियल स्टेज में ही पता चल पाए। साथ में स्ट्रेसर से हमें दूर रहना है। तो ये सारी अगर हम चीजें करते हैं, साथ में स्मोकिंग वगैरह, तो अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड में बेसिकली जो है आपने क्या चीजें शामिल करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, ओट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह में पाया जाता है, उनको शामिल करना है आपको। और क्या चीजें नहीं खानी है आपको, लो लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेना है, या फिर जो आप बोल सकते हैं आप पिंक सॉल्ट का यूज करिए जो कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। साथ में आपको शुगर लेवल कम करना है, फैटी चीजों को आपको कम खाना है, आपको हेल्दी जो है एक्टिव एक्टिव रहना है, अपने डेली एक्टिविटीज में आपको एक्सरसाइज करना है, टहलना है 40 मिनट्स रोज। देन आपको वेट मैनेज करके रखना है, रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेस, अगर जो भी स्ट्रेस है लाइफ में उसको मैनेज करना है प्रॉपरली। और कुछ लोगों जिनको पहले से हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो उनको क्या करना है, उनको जो मेडिकेशन चल रही है उसमें कंटिन्यूटी रखना है, और साथ में टाइम टाइम से जांच कराना है। अगर ये सब चीजें आप मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये आपके बहुत ही चांसेस को आगे डेवलप होने वाले चांसेस को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशन के चांसेस को क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं और बहुत ही कम कर देते हैं, ताकि आप हेल्दी रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी and watching me. Stay connected for the further video. Don't forget to share and like my video, and also comment in the comment section.